आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया बीएससी एसएमई स्पेशल। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और आज हमारे इस खास शो में हम बात करेंगे मनीष तपकारा से, जो सीएमडी और सीईओ हैं एनकिंग इंटरनेशनल के। हम आपको बता दें, एनकिंग इंटरनेशनल जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी इस मकसद के साथ कि वो कंपनियों को बेहतरीन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके ख़ास तौर पर यहाँ जो क्लाइमेट एम्बिशंस हैं कंपनियों के, उन्हें पूरा करने में यहाँ पर एनकिंग इंटरनेशनल जो है वो मदद करती है। मनीष मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और 2008 मनीष एक ऐसा समय था, उस समय क्लाइमेट को लेकर बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने लार्जर कॉरिडोर्स में ये ज़रूर सुना था कि देखिए कैसे क्लाइमेट को बचाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें भी अब आगे आना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, 2008 में जब आपने एनकिंग इंटरनेशनल की शुरुआत की थी तो क्या थॉट प्रोसेस था और किस तरह से आपने पूरा सेटअप किया था? जी, तो 2008 में मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। इसके पहले मैंने अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और एमटेक किया है एनर्जी मैनेजमेंट में। मैं सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर मैनेजर भी हूँ फ्रॉम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। उसके बाद में मैंने एक साल मैंने जॉब किया था विद एसजीएस, जिसमें ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी कार्बन क्रेडिट्स की ऑडिट डोमेन में था। और फिर 2008-9 में मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम एनकिंग इंटरनेशनल था। उसके बाद में 3 मई 2011 को हमने ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। तो जो एनकिंग इंटरनेशनल है अब वो हमारा ब्रांड नेम है, और ईके एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। और 7 अप्रैल 2021 को फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन को बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया था। तो ये थोड़ी जर्नी रही ऑर्गेनाइजेशन की। मनीष, अब आज की तारीख में क्लाइमेट को लेकर, क्लाइमेट सॉल्यूशंस को लेकर बहुत सारी उत्सुकता भी है और यूँ कहूँगी कि अवेयरनेस भी है। उत्सुकता इसलिए क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए अगर सिचुएशन को अभी से इम्प्रूव नहीं किया गया तो मुश्किलें बढ़ सकती है। आपकी कंपनी जो है वो किस तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और किस तरह का कस्टमर बेस आप लोगों का है? जी, तो हमारी कंपनी जो है वो कार्बन क्रेडिट जहां से भी ओरिजिनेट हो सके वाले सारे प्रोजेक्ट ऑनर्स को हम एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। और सिर्फ एडवाइजरी सर्विसेज नहीं देते हैं, लेकिन हम एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन से लगा के उसका डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन, उसका वेरिफिकेशन, हर साल वेरिफिकेशन, और अल्टीमेटली कार्बन क्रेडिट जो कि एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, एनवायरमेंटल कमोडिटी है, उसको इंटरनेशनल कार्बन मार्केट में सेल करके हमारे क्लाइंट्स के लिए एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम हम सिक्योर करते हैं, जिसे हम क्लाइमेट फाइनेंस भी बोलते हैं। तो कार्बन क्रेडिट एक काफी अभी कॉमन वर्ड हो गया है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने वाली कोई भी प्रोजेक्ट ऑनर लगाता है या लगाने का डिसीजन लेता है, वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं कार्बन क्रेडिट्स को क्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हुआ, विंड पावर प्रोजेक्ट हुआ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हुआ। हमने रिसेंटली इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी एक एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, जिसमें इंदौर शहर का पूरा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से उसको बायोमेथेनेशन प्लांट में प्रोसेसिंग करके बायोगैस जनरेट करते हैं और उसे बसेस रन करते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो ग्रीन हाउस गैसेस, 7 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको ग्रीन हाउस गैसेस को आइदर अवॉइड करना या आइदर सिक्वेस्टर करना या एब्जॉर्ब करने वाले जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स इसमें एलिजिबल होते हैं। और हमारे क्लाइंट्स इंडिया में जितने भी बड़े बड़े इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे अदानी ग्रुप हुआ या अजूर ग्रुप हुआ, रिन्यू, एक्मे, सॉफ्ट बैंक, जितने भी बड़े बड़े इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, या एनर्जी एफिशिएंसी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, या गवर्नमेंट ओन्ड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को हम एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। और ना कि सिर्फ इंडिया में देते हैं, हमारा मोर देन 20+ नेशंस में हम प्रोजेक्ट्स जो इस टाइप के लगते हैं उन्हें हम एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। तो ओवरऑल हम कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। मनीष, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि 2008 से लेकर 2022 आते आते आपने कंपनीज की सोच में, आम जनता की सोच में बहुत हद तक का बदलाव भी देखा होगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस को लेकर।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले आप देखें हमारा पूरा, यदि क्लाइमेट चेंज इंडस्ट्री की बात करें तो दो बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रीटी हैं जिन्हें काफी लोग जानते होंगे, काफी व्यूअर्स जानते होंगे। एक है क्योटो प्रोटोकॉल जो 2005 से 2020 तक था, और एक था पेरिस एग्रीमेंट जो 2021 से है। दोनों हम्म। में बहुत बड़े जो चेंजेस हैं, क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया था कि सारे डेवलप्ड नेशंस इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उन्हें अपने एमिशंस को रिड्यूस करना चाहिए, और वो यदि नहीं कर सके तो कार्बन क्रेडिट्स उन्हें खरीदना अलाउड था। तो जो कार्बन क्रेडिट डेवलपिंग नेशंस हमारे जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील से जनरेट होते थे, वो 2005 से 20 तक कॉम्प्लायंस मार्केट जो क्योटो प्रोटोकॉल में जनरेट होता है उसमें वो सेल होते थे। अब आया है पेरिस एग्रीमेंट, अब ज्यादा और अवेयरनेस है, क्योंकि हमारे नेशन इंडिया को भी टारगेट है एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, और जो भी ज्यादा एमिशंस को रिड्यूस कर पाता है उसे कार्बन क्रेडिट इश्यू होते हैं, और जो अपने टारगेट मीट करना चाहता है एमिशन रिडक्शन के या क्लाइमेट न्यूट्रल जर्नी के या नेट जीरो एमिशंस के, वो कार्बन क्रेडिट्स को परचेस करता है। मनीष, नेट जीरो एमिशंस की बात हर तरफ हो रही है, और यहाँ कंपनियों के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी कि कैसे 2070 तक हम नेट न्यूट्रलिटी जो है उसे यहाँ पर हासिल कर लेंगे। आपके हिसाब से जिस तेजी के साथ कंपनियां यहाँ पर कार्बन न्यूट्रलिटी को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है, व्हाट इज योर टेक? जी, तो हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन में जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ, यहाँ ये कॉन्सेप्ट काफी नया है, कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो एमिशंस। हालांकि आप डेवलप नेशंस में देखें, क्योंकि उन्होंने 15 साल क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू गुजारे हुए हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है कैसे अपने टारगेट्स को मीट किया जाता है, तो उनके लिए इतना ज्यादा नहीं है, नया नहीं है। लेकिन हमारे जैसे नेशंस, हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और हमारे यहाँ के सर्विस सेक्टर यूनिट्स हैं, उनके लिए काफी नया है। और हालांकि क्योंकि यूरोपियन और अमेरिकन मान लीजिए वहां से कोई सप्लाई चेन से कनेक्टेड है, तो वो सारे वेंडर्स और सप्लाई चेन से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो क्लाइमेट चेंज और कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो एमिशंस को काफी अच्छे से अब समझना उन्होंने चालू कर दिया है। जैसा आपने बताया है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ग्लासगो में जो COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग नंबर 26 हुआ था, उसके अंदर में डिक्लेयर किया था कि इंडिया वांट टू बिकम नेट जीरो एमिशन कंट्री बाय ईयर 2070। तो वो 2070 हमारे पास में 50 साल हैं। हमारा जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, और प्लस हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, अब उन्होंने थोड़ा सा इस डायरेक्शन में नेट जीरो टारगेट को मीट करने के लिए डायरेक्शंस में पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इंटरनल प्रोसेसेस, टारगेट्स लेना स्टार्ट किया है। लेकिन अभी भी हम नेसेंट स्टेज पे हैं, और आगे चल के हमें 3 से 5 सालों में थोड़ा सा कॉन्क्रीट वर्क हमें देखने को मिलेगा ऑन ग्राउंड। अब मनीष, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे जहन में यहाँ पर आती है वो ये कि बहुत सारे स्टेट्स में हमने देखा है कि पोल्यूशन लेवल्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो डू यू प्लान टू वर्क विद द स्टेट्स एज वेल इन द कमिंग ईयर्स? कुछ ऐसा एक्सटेंशन प्लान है आपका? जी बिल्कुल। हालांकि जो ये आपने प्रॉब्लम बताई, ये थोड़ी सी पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड है, जो हवा में जो कण होते हैं उससे रिलेटेड है। हालांकि वो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं कहलाती है, फिर भी वो थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट में तो अफेक्ट डालती ही है। तो हमारा मेजर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या मीथेन हुआ या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, SF6N2 और NF3, ये 7 ग्रीन हाउस गैसेस पे हम ज्यादातर प्रोजेक्ट्स करते हैं। और जो पर्टिकुलर मैटर है, जो जनरली स्टबल बर्निंग, जो हमारे खेतों से राइस हस्क या इस टाइप की जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं उसके जलने से देखा गया है कि वो सारी प्रॉब्लम आती है। हालांकि हम उसको जलने से रोकें तभी भी हम उसको कार्बन क्रेडिट्स के फॉर्मेट में हम क्लेम करके रेवेन्यू हम हमारे एग्रीकल्चरल फार्मर्स जो हैं उनके लिए मश्योर कर सकते हैं। तो जरूर हमारा नियर फ्यूचर में प्लान है कि हम इस टाइप के प्रोजेक्ट्स कर सकें, और इसीलिए हमने एक कंपनी भी इनकॉर्पोरेट की है। कल ही वो इनकॉर्पोरेट हुई है शेल के साथ में, जो नीदरलैंड बेस्ड ऑयल एंड गैस काफी बड़ी कंपनी है, जिसके साथ में हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन, मतलब कि फॉरेस्ट्रेशन, एग्रीकल्चरल और मैंग्रोव्स बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए इन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर में कार्बन क्रेडिट्स कैसे बना सकते हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे रूरल कम्युनिटी है या रूरल हमारे फार्मर्स हैं उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा कैसे एडिशनल एडवांटेज दे सकते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, ये हमारे आगे के प्लान्स हैं।
मनीष, जाने से पहले आपसे समझना चाहूंगी, आप एक बीएससी लिस्टेड कंपनी है यहाँ पर, कैसे बीएससी एसएमई ने आपकी मदद की यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंशन में और कैपिटल जनरेशन में, जो बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए? जी, तो जब लिस्ट करने का हम लास्ट ईयर प्लान कर रहे थे, मतलब 2020 में, 2021 में हम लिस्ट हुए, तो दो ऑप्शन थे हमारे पास कि जो यूजुअली प्राइवेट इक्विटी एक ऑप्शन होता है और काफी मतलब काफी ऑर्गेनाइजेशंस उसके लिए जाती हैं और पहले वो प्राइवेट इक्विटी में जाती है, फिर लिस्टिंग के लिए वो प्लान करते हैं। लेकिन हमने प्लान किया कि हम डायरेक्टली लिस्टिंग में जाएंगे और काफी काफी लिस्टिंग बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग होने के बाद में काफी काफी हमारे जो एडवांटेजेस रहे, जैसे कि हमारा जो मार्केट रेपुटेशन है, तो मार्केट रेपुटेशन अब जो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को देखा जाता है और जो एक बार लिस्ट हो जाने के बाद में कंपनी को देखा जाता है, तो जो ट्रस्ट बिल्ड कर पाए हम वेंडर्स में, क्लाइंट्स में, हमारे एम्प्लॉइज में, इन्वेस्टर्स में, वो काफी काफी अच्छा रहा। फिर हमें डेट यदि क्रिएट करना है तो उसमें भी काफी हेल्प मिली। हम इक्विटी तो हम रेज कर ही पाए, जो कि हमको बिजनेस एक्सपेंशन में लास्ट ईयर में काफी हेल्प मिली। ग्लोबल कनेक्ट्स जो है, क्योंकि जैसे ही हम लिस्ट हुए तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन बीएसई को सबमिट होती है, मेजर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है, मटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है, वो लिस्ट होती है और काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। काफी बार वो हमें एडवाइस भी देते हैं, काफी बार हमें गाइडेंस देते हैं और उससे हमें ग्लोबल कनेक्ट्स और ग्लोबल विजन में काफी काफी हेल्प मिली। और प्लस पीआर कवरेज जो है वो भी मिलने में काफी काफी हमें एडवांटेज रहा। तो ये सारे एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस हैं, मतलब मेजर मेजर एडवांटेजेस हैं, माइनर एडवांटेजेस तो काफी सारे हैं। जैसे हमारा रिटेंशन, एम्प्लॉय रिटेंशन है, क्लाइंट रिटेंशन है, काफी सारे एडवांटेजेस रहे हमारे लिस्टिंग के बाद में। और एक बोल सकते टर्न अराउंड रहा हमारे लिए। हम नॉर्मल जब नॉन लिस्टेड थे और अब जब लिस्टेड हैं, तो बिल्कुल काम, ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जो पॉलिसीज प्रोसेसेस हैं, अब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं या ग्लोबल पॉलिसीज जो होती हैं उसकी तरफ हम तेजी से काम कर रहे हैं। और ये सारा चीज लिस्टिंग के बाद ही इम्प्रूव करने का हमें मोटिवेशन रहा कि हम अब इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और हमसे इस बातचीत में शामिल होने के लिए। जी, धन्यवाद। तो बीएससी एसएमई स्पेशल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एक और खास मेहमान से कराएंगे आपकी मुलाकात। आप देखते रहिए मेड इन इंडिया।